हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी क्लासेस में स्वागत है गाइस। करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस अमेजिंग एपिसोड नंबर 6 में स्वागत है गाइस। और आज हम लोग नया टॉपिक लेके आ गए जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बहुत ही खूबसूरत और धमाकेदार टॉपिक है। इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन भी बहुत मस्त वाला देने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किताब में इसमें लिखा रहता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं लिखा रहता है, सिर्फ लिखा रहता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अब किताब में सिर्फ रेजिस्टिविटी क्यों लिखा रहता है, रेजिस्टेंस क्यों नहीं रहता है भैया? इसके बारे में हम लोग को समझना है ना, कि किताब में सिर्फ रेजिस्टिविटी लिखा रहता है, रेजिस्टेंस नहीं लिखा रहता है। सबसे पहले ये टॉपिक को आप प्रीवियसली क्या नॉलेज है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, उससे उतना कोई मतलब नहीं है। हाँ, भले आपको प्रीवियस लेक्चर्स जो एपिसोड नंबर 4 और एपिसोड नंबर 5 जो है, उससे जो ये फॉर्मूला निकला था रेजिस्टेंस का ml/ne² टाउ ए, ये फॉर्मूला भैया आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए आपको, तभी आज का लेक्चर आपको एकदम जोरदार धमाकेदार समझ में आएगा। ठीक है, खैर तो इस फॉर्मूला से ही करना है, लेकिन यहां पर किताब में लिखा रहता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। पहले तो ये लेक्चर है क्या किस बारे में? देखिए, सबसे पहले आप ये जानते होंगे कि जो ओम्स लॉ होता है, हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू, यहां लिखते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I, करंट है यहां पर I। तो इस जो V है यानी कि जो वोल्टेज है वो करंट के प्रोपोर्शनल तभी होगा जब यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो उसी बात को हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है कि जैसे मेरे पास कोई वायर है और उस वायर का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो वायर गर्म हो जाता है, तब फिर क्या असर होगा उस वायर पे, क्या इफेक्ट होगा उस वायर पे, मतलब टेम्परेचर को बदलने से ओम्स लॉ पे क्या असर पड़ेगा। ओम्स लॉ तो बोलता है कि V और I प्रोपोर्शनल है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब देखिए, हम लोग टेम्परेचर को चेंज करने वाले हैं, तो टेम्परेचर बदलने से क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो तार है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब पहले का लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। देखिए, कोई वायर जैसे आप जब खरीद के लेके आते हैं, और जैसे ये वाला देखिए वायर है, आप ये वायर खरीद के लाए, ठीक है। अब ये वायर मान लीजिए बहुत गर्म हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। हाँ, वायर का गर्म होने का मतलब ये है कि उस वायर का टेम्परेचर हाई है, मतलब उसका रेजिस्टेंस हाई हो गया। खैर, ये तो एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल दिए, है ना। अब सुनिए ध्यान से, हम लोग को सबसे पहले ये क्यों किताब में लिखा है कि रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना है। आइए थोड़ा समझते हैं कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है। देखिए, आप ये फॉर्मूला तो जानते होंगे, R बराबर ρ L/A। हाँ सर, ये फॉर्मूला तो जानते हैं भैया। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है, देखिए, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालें तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल के आएगा ये A इधर जाएगा, RA/L ये आएगा। तो रेजिस्टिविटी जो है, क्या वो एरिया, लेंथ और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? तो जवाब है नहीं करता है। आज हम लोग अभी डेफिनेशन भी लिखेंगे रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी ना रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ना एरिया पे डिपेंड करता है, ना लेंथ पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी तो भैया मटेरियल है। रेजिस्टिविटी क्या है? मटेरियल है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत कोई गोरा आदमी है, बहुत गोरा आदमी, तो उस गोरा आदमी के बारे क्या बोलिएगा कि वो आदमी गोरा है, तो वही उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि वो आदमी बदतमीज है या बहुत अच्छा है। नहीं, वो आदमी बदतमीज है, निकम्मा है, बेरोजगार है, वो उसका गोरा या काला होने से डिसाइड नहीं होगा। उस आदमी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उस आदमी का नेचर है, वो उसके बोल चाल, उसका जो मतलब कि रिस्पॉन्स है, उसको लेकर होगा। तो उसका जो बोल चाल, रिस्पॉन्स, ये सब जो है उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, और उसका ये जो गोरापन है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। बस हम आपको ये समझा रहे हैं कि रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि जो वायर है वो क्या चीज का बना है, क्या मटेरियल यूज किया है। और रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस तो भाई अलग ही चीज है। रेजिस्टेंस तो का मतलब ही यही होता है कि करंट का रास्ता में रुकावट, करंट जब चलता है तो उसके रास्ता में बहुत सारा रुकावट आता है, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ तक थोड़ा सा ना एक जोरदार एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टिविटी का और रेजिस्टेंस दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि कोई वायर हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हुआ, मान लीजिए वायर हॉट नहीं मानते, मान लीजिए कि उस वायर का रेजिस्टेंस, किसी वायर का रेजिस्टेंस हाई हो गया, मान लीजिए किसी तरीके से कोई वायर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फ्लो किया, या किसी वायर का मान लीजिए रेजिस्टेंस हाई है, तो क्या उसका रेजिस्टिविटी भी हाई होगा? मतलब किसी वायर का आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं,
एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है ना जिसके हेल्प से हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, तो उसके हेल्प से आप रेजिस्टेंस को वायर का बढ़ा रहे हैं, तो क्या रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा? तो जवाब है नहीं यार, रेजिस्टेंस बढ़ने से रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस घट जाए तो, रेजिस्टेंस घट जाए तो रेजिस्टिविटी घट जाएगा, ये भी गलत। रेजिस्टेंस जो है उसके बदलने से रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी का मतलब होता है मटेरियल, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है मटेरियल कि क्या चीज से बना है वो सब्सटेंस। क्या मतलब इसका सर? थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको समझा रहे हैं ये क्या मतलब इसका। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी बढ़ गया, तो ये बात गलत है। रेजिस्टेंस घट गया तो रेजिस्टिविटी घट गया, ये भी बात गलत है। ये अगर हम लोग लिखें, अगर हम लोग ये लिख दें कि रेजिस्टिविटी जो है, अगर हम लोग ये लिख दें कि रेजिस्टिविटी जो है वो घट गया, तो रेजिस्टिविटी घटने से जो रेजिस्टेंस है वो भी घट गया, ये बात बिल्कुल सही है। रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब ये समझ में आया कि रेजिस्टिविटी के कारण रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। मतलब रेजिस्टेंस चाहे तो रेजिस्टिविटी को नहीं चेंज कर सकते। बोलिएगा कैसे? जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉपर वायर है, मेरे पास कॉपर है, कॉपर, तो कॉपर का वो वायर है, ये उसका रेजिस्टिविटी हुआ कि वो कॉपर से बना है, मटेरियल क्या है उसका? कॉपर। तो कॉपर का रेजिस्टिविटी रो है। अब मान लीजिए कि आप ये बोल रहे हैं कि सर यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी बोलिएगा कि सर वो अब पहले कम कॉपर का था, मतलब उसका पहले रेजिस्टिविटी रो था, अब रेजिस्टिविटी बढ़ गया तो वो ज्यादा कॉपर का हो जाएगा। ये गलत हो गया ना बात। किसी का रेजिस्टिविटी ज्यादा तो वो ज्यादा कॉपर का हो गया, ये बात गलत है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि रेजिस्टेंस को बदलने से रेजिस्टिविटी पे असर नहीं पड़ेगा। हाँ, रेजिस्टिविटी को घटाने से बोलिएगा सर रेजिस्टिविटी यानी कि जो मटेरियल है वायर का, क्या चीज से बना है वायर, उसको हम घटा और बढ़ा कैसे सकते हैं? बताते हैं। उस वायर को पिघला दीजिए, पिघलाने से उसका जो मटेरियल है वो बदल जाएगा, तो रेजिस्टिविटी को भी चेंज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये मत बोलिए कि रेजिस्टेंस को चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज कर रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है, इस वाले से आप रेजिस्टिविटी के कारण रेजिस्टेंस में इफेक्ट आएगा, ये बोलिए बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही। अच्छा, समझ गया ना ये? तो ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं होगा, क्लियर है? ठीक है, बाकी ये कॉन्सेप्ट 100% करेक्ट है, तो आप ये कॉपी में लिख सकते हैं, यहां पर लिखते हैं हम, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी कैन इफेक्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी जो है वो इफेक्ट कर सकता है रेजिस्टेंस, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा, इसलिए उसका उल्टा सही नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं उसको। क्लियर है भाई? तो यहीं से इसलिए किताब में लिखा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी को बदले तो रेजिस्टेंस बदला, इसलिए किताब में लिखता है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ रेजिस्टिविटी लिखता है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी नहीं लिखता है। क्लियर है? ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग को एक फॉर्मूला भी पढ़ना है जिसके बेसिस पे आगे कंटिन्यू होगा, तो आप ये लिखिए ये अच्छे से। और एक और चीज, हाँ ये समझ गए ना आप, और यहां पर आप समझ गए होंगे कि यहां पर आप लिख देंगे हम रो इज not changed, rho is not changed when r is changed। मतलब अगर r को आप चेंज कीजिएगा तो रो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मतलब रेजिस्टिविटी को चेंज कीजिएगा तो रेजिस्टेंस पक्का चेंज होगा। ओके सर, समझ गया ना? हाँ, रेजिस्टिविटी को चेंज कीजिएगा तो रेजिस्टेंस पक्का चेंज होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अभी कॉन्सेप्ट यहां तक। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं जल्दी से एकदम कि इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिविटी का एक डेफिनेशन के साथ। उस डेफिनेशन से आपको और क्लियर होगा रेजिस्टिविटी का मतलब कि मटेरियल क्या है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट का रास्ता में रुकावट। रेजिस्टिविटी भी करंट का रास्ता में रुकावट ही डालता है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। जो रेजिस्टिविटी होता है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन जो रेजिस्टेंस उसको तो आप भी बदल सकते हैं, बट रेजिस्टिविटी को आप बदलिएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, वायर का मटेरियल बदलना पड़ेगा, इसलिए रेजिस्टिविटी को आप बदलना आसान नहीं है। रेजिस्टेंस तो बल्कि लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी तो उसको भी मतलब नहीं उससे। क्लियर है ना? तो बहुत अंतर है यार दोनों में। आइए उसका डेफिनेशन लिखते हैं रेजिस्टिविटी का। हम यहाँ पर रेजिस्टिविटी पे ज़्यादा मतलब जोर डालेंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी ही से हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्यों उसका रीज़न हम आपको बता दिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि कहीं कहीं पर टर्म लिखा रहेगा कंडक्टिविटी यानी सिग्मा, ये सिग्मा के बारे में लिखा रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो ये जो सिग्मा होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/रेजिस्टिविटी। तो अगर कहीं पर किताब में लिखा है कि कंडक्टिविटी, सिग्मा का मतलब क्लियर है ना? सिग्मा का मतलब होता है भैया कंडक्टिविटी, यहां लिख देते हैं सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी। तो कहीं लिखा है कि कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, कहीं लिखा है कि सिग्मा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि रेजिस्टिविटी घट रहा है। क्लियर है ना? या कहीं लिखा है कि सिग्मा
घट रहा है तो समझ जाइए कि रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। तो ये सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी होता है कि कितना अच्छा कंडक्शन, अच्छा कंडक्शन का मतलब सिग्मा का बढ़ना हुआ, तो जो रेजिस्टिविटी है उसको कम होना पड़ेगा। देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बताता सेम चीज को है। कहीं पर अगर आप बोलिएगा कि द रेजिस्टिविटी इज हाई तो इसका मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस भी हाई ही होगा। कहीं पर लिखा है कि रेजिस्टिविटी इज हाई, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी हाई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रेजिस्टेंस इज हाई तो रेजिस्टिविटी भी हाई। ये भी सही है, रेजिस्टेंस इज हाई तो रेजिस्टिविटी भी हाई, लेकिन ये मत सोचिए कि रेजिस्टेंस हाई है तो रेजिस्टिविटी हाई हुआ रेजिस्टेंस के कारण। ये मत सोचिएगा कि रेजिस्टेंस को बढ़ाएं तो रेजिस्टिविटी बढ़ा। भैया ये बात गलत है, गलत है, गलत है, बार बार देखिए यहां पर बता दिए, ठीक है। बाकी ये कॉन्सेप्ट सही है, क्लियर है, ठीक है। छाप लीजिए आप इसको, समझ गए होंगे ना मेरा जज्बात। हाँ सर समझ गए। आइए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को रेजिस्टिविटी का एक डेफिनेशन के साथ, उसके बाद फिर ये टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आइए आइए गाइस, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं, डिटेल्स में समझते हैं, डिटेल्स। आइए डिटेल्स में समझते हैं। तो हम लोग अभी थोड़ा सा रेजिस्टिविटी का पहले डेफिनेशन लिखते हैं। आइए डेफिनेशन लिखते हैं। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग डिनोट किससे कर रहे हैं सर? रो से, बहुत बढ़िया। और रेजिस्टिविटी का हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है इसका, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी विच कैरेक्टराइजेस, बहुत खतरनाक डेफिनेशन, फिर समझाएंगे अभी, विच कैरेक्टराइजेस the resist in flow of current with respect, ये ब्लू मार्कर अच्छा नहीं चल रहा रे, with respect to मटेरियल। ओहो, रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं, रेजिस्टेंस के ही जैसा प्रॉपर्टी है। देखिए लेकिन रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? रेजिस्टेंस का देखिए डेफिनेशन क्या होगा, बता रहे हैं, इट इज द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। इट इज द प्रॉपर्टी, देखिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का अगर डेफिनेशन जानना है तो इट इज द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। ये हुआ रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। लेकिन रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन ये है कि आप कौन सा वायर लेके आए हैं, उस वायर का जो मटेरियल है, वो वायर क्या चीज का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, नाइक्रोम का है, सिलिकॉन का है, क्या चीज का तार है, क्या चीज का वायर है, किस मेटल का वायर बना है। तो उस मेटल का किस मेटल का वायर बना है, किस सब्सटेंस का वायर बना है, उस सब्सटेंस के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हम करंट को ज्यादा रोकेंगे कि करंट को कम रोकेंगे। अगर किसी सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी हाई है तो मतलब वो करंट को ज्यादा रोकेगा। रेजिस्टिविटी हाई का मतलब होता है कि उसका मटेरियल के हिसाब से, मटेरियल कैसा है, मटेरियल समझ रहे हैं ना, एकदम समझ रहे हैं। तो अच्छा, रेजिस्टिविटी का वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे मेटल्स जो होता है, मेटल्स एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं, मेटल्स का जो रेजिस्टिविटी होता है वो 10 टू द पावर -8 ओम मीटर में होता है। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर है, तो 10th में बताया, 10 टू द पावर -8 ओम मीटर में जाता है। और वहीं अगर आप बात करेंगे इंसुलेटर्स का, तो इंसुलेटर जो होता है उसका रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर 3 ओम मीटर तक जाता है, नियरली 10 टू द पावर 3, और कहाँ ये 10 टू द पावर -8। तो इसीलिए इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी हाईएस्ट होता है, इसीलिए इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी हाई तो रेजिस्टेंस भी हाई। समझ में आया ना? ओके, रेजिस्टिविटी आप समझ चुके होंगे। और ये फिक्स वैल्यूज होता है, ठीक है, हाँ, कांस्टेंट वैल्यू होता है रेजिस्टिविटी का। मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना मुश्किल है, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए रो लेंथ भी देखना पड़ेगा, एरिया भी देखना पड़ेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी के लिए तो खाइए भैया, क्या चीज़ का है, कॉपर का है कि किसका है, वो देखना पड़ता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया समझे होंगे। आइए आगे हम लोग समझते हैं इसको एकदम डिटेल में, एकदम धमाकेदार टाइप से, ठीक है। अच्छा, अभी बेसिकली हम लोग को फॉर्मूला पे ध्यान देना है, ठीक है, आप ये समझ चुके होंगे, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे आप, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखने से ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग जो है ना, अब फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, फॉर्मूलाज के ऊपर। किसके ऊपर सर? फार्मूला के ऊपर, हाँ।
अभी हम लोग फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन करने से ज़्यादा जरूरी है थ्योरी। अच्छा, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालने वाले। देखिए, अब आप लिखिएगा फॉर्मूला। अभी हम लोग फॉर्मूला जो मतलब यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है ना टेम्परेचर डिपेंडेंस, उसको समझने के लिए कुछ फॉर्मूला यूज़ होगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखिए, अरे कुछ नहीं भैया, आप पहले से ही जानते हैं, ml/ne² टाउ ए, ये होता है ना, ml/ne² टाउ ए, आप जानते होंगे, बहुत बढ़िया। अब आपको ये पता होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है ρl/a के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये जो रो होगा वो कौन होगा, ये वाला, दिस विल बी रो, ठीक है। तो आप रो के प्लेस पे क्या लिखिएगा, मतलब आप रो का वैल्यू ये रेजिस्टेंस का हुआ, ठीक है, तो आप रेजिस्टिविटी लिखिएगा m/ne² टाउ, ये रेजिस्टिविटी हुआ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और आपको इसमें सारा टर्म का मतलब मालूम होना चाहिए। n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कितना घना है, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन कितना जमा है। टाउ का मतलब होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगता है कंडक्टर का पूरा रास्ता कवर करने का, कंडक्टर में पूरा घूमने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगता है, उसका मतलब होता है टाउ। टाउ का मतलब वही होता है, ठीक है। टाउ का मतलब समझ गए होंगे आप, ओके। टाउ का मतलब क्लियर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर रेजिस्टिविटी को कंपेयर करके निकाल लिए। तो इसी फॉर्मूला से सारा जजमेंट होने वाला है। आइए जजमेंट शुरू करते हैं, आइए जजमेंट शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे मेटल्स का। किसका बात करेंगे, मेटल्स। हम लोग यहाँ बात करेंगे मेटल्स का। आइए मेटल्स के बारे में पहले बात करते हैं। मेटल्स, ओ माय गॉड, पंखा बंद हो गया, पंखा ऑन करना होगा, पंखा ऑन पंखा ऑन पंखा ऑन पंखा ऑन। मेटल्स का बात करते हैं, आइए। मेटल मेटल मेटल, व्हाट इज अ मेटल। देखिए मेटल जो होता है ना, मेटल के बारे, ओ माय गॉड, पंखा चल ही नहीं रहा यार, एक मिनट एक मिनट। मेटल जो होता है ना, मेटल मेटल मेटल, मेटल का जो देखिए सबसे पहले ना आपको ना हम 4 ग्राफ बना के दिखाते हैं, आपको हम 4 ग्राफ बना के दिखाते हैं, ठीक है। आप खुद सोचिएगा कि चारों ग्राफ क्या इंडिकेट करा। पहले एक मिनट पहले आपको हम या एक ना ये बता ही देते हैं एक बार। आइए इधर साइड में आपको कुछ समझा रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये इंक मेरे में क्यों गिर रहा है यार, ये हर जगह मेरे में ये ड्रॉप हो रहा है क्या। अच्छा, इट इज़ ड्रॉपिंग फ्रॉम एयर, ओके 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 ओके। कुछ 4 हम आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं, ठीक है। आप खुद जज कीजिएगा, जजमेंट खुद कीजिएगा। इंक गिर रहा है यार इसमें से, तो चलिए देखिए क्या जजमेंट करना, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये ग्राफ आपको खुद ही हम बना के दिखा रहे हैं, आपको खुद जजमेंट करना है, ठीक है। मैं जजमेंट नहीं करूँगा, आपको खुद करना है। यार कहाँ गया यार, वो मिल गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस तरफ हम एक मतलब कि इतना बड़ा ग्राफ नहीं, छोटू सा ग्राफ बनाना है, समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो में लंबा हो जा रहा है टाइम, ये सब पेन वेन का गिर हो जा रहा है इनके लिए। आइए देखिए, यहाँ पर आपको ग्राफ बना के दिखा रहे हैं। ये एक ग्राफ हुआ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये एक और ग्राफ हुआ, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये एक और ग्राफ हुआ, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक और ग्राफ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। इधर हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस में, इधर हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस में बदतमीज, इधर हम लोग वाई एक्सिस में ले रहे हैं बदतमीज। जंगली आदमी ले लेते हैं, आइए जंगली आदमी, जंगली आदमी, जंगली आदमी, ठीक है। इधर भी हम लोग लेते हैं, इस तरह हर जगह क्या रहेगा, जंगली आदमी, और इस तरफ रहेगा जंगली आदमी का समय, टाइम। इस तरफ हम लोग ले रहे हैं टाइम, इधर भी टाइम, जंगली आदमी, जंगली आदमी, समझ गए ना, इधर जे का मतलब जंगली आदमी, जंगली आदमी, इस तरफ टाइम, ठीक है। अब समझिए, अब समझिए, टाइम 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 हर जगह, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे अगर हम एक जंगली आदमी का ग्राफ ऐसे बनाए, तो इसका मतलब ये है कोई जंगली आदमी, जंगली आदमी मतलब जिसके पास एकदम दिमाग नहीं होगा, एकदम मतलब कि वाहियात लेवल का आदमी, उस जंगली आदमी को आप कुछ समय देते हैं, तो जितना आप समय दीजिएगा उतना वो जंगली होगा। आप और समय देते हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जा रहा है उतना ज़्यादा वो जंगली होते जा रहा है, उतना ज़्यादा वो जंगली होते जा रहा है, मतलब देखिए। लेकिन देखिए जब समय जीरो था, टाइम जब जीरो था, तो वो एक भी जंगली नहीं था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, टाइम इस तरफ आगे बढ़ता है ना, टाइम इस तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका जंगलीपन देखिए और जंगली होते जा रहा है, जंगली होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। मतलब समय के साथ एकदम वो स्ट्रेट लाइन, एकदम जब जंगली समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वो जंगली और होते जा रहा है, ठीक। ये एक ग्राफ हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, जिसमें टाइम और जंगली के बीच में एकदम खतरनाक रिलेशन है, डायरेक्ट का रिलेशन है, एकदम डायरेक्टली का। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए, इस वाले ग्राफ में ध्यान से देखिए, ध्यान से एकदम देखिएगा। एक मिनट, वीडियो चल रहा है ना भाई,
हाँ चल रहा है। इस वाले में ध्यान से देखिए, इसमें इस जंगली का ग्राफ हम ऐसा बनाएंगे, ये कर्व। अब देखिए ये दोनों ग्राफ में अंतर है, ये ग्राफ भी इसी के जैसा, जैसे इसमें कैसे था डायरेक्टली, वैसे ही इसमें भी है डायरेक्टली। लेकिन इस बार जो जंगली आदमी, इस तरफ आपको पता है ना कि इस तरफ जंगलीपन बढ़ेगा, इस तरफ समय बढ़ेगा, इस तरफ टाइम का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये ग्राफ देखिए, इसको आप स्ट्रेट लाइन नहीं बोलिएगा। ये आदमी भी उतना ही जंगली, मतलब जैसे देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आदमी थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा कम जंगली है, सही है ना। ये आदमी, ये जो ग्राफ बनाए हैं, ये इस ग्राफ के मुकाबले थोड़ा कम जंगली। बोले कैसे सर, देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए टाइम इतना हो रहा है, तो देखिए टाइम तो इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन ये इतना ही सा जंगली है, समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए टाइम, यहाँ पर देखिए ये इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया, ठीक है। टाइम देखिए ज़्यादा बढ़ा, थोड़ा सा इसको ना और हम लोग आगे लेते हैं, है ना, यहाँ पर ले लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए टाइम तो इतना हो गया और इतना जंगली, मतलब कि ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ज़्यादा अंतर दिख रहा है, देखिए इतना समय है इतना ही सा जंगली हुआ, इतना समय हो गया इतना ही सा जंगली हुआ। लेकिन इसमें देखिए जितना समय हो रहा है उतना जंगली, जितना समय उतना जंगली, जितना समय उतना जंगली। तो इसमें ये चीज़ थोड़ा फेल हो रहा है। इसमें प्रोपोर्शनलिटी वाला है, मतलब जंगली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, लेकिन इसमें जंगली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम वाला बात उतना सही नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिएगा ये ग्राफ, इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए ऐसा बना रहे हैं, मतलब जो जंगली है वो टाइम के इन्वर्सली है। जंगली जो है वो टाइम पे कैसा है, इन्वर्सली, मतलब समय बढ़ते जा रहा है। और जो जंगली है देखिए समय बढ़ते जा रहा है और जंगलीपन क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। ये ग्राफ जोरदार है। उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर समय घटेगा तो जंगली क्या होगा, बढ़ेगा। ये इसके लिए हो, ये वाला ग्राफ के लिए, मतलब यहाँ पर जंगली जो है वो समय के इन्वर्सली है इस ग्राफ में, मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उसका जंगलीपन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दोनों चीज़ आप उल्टा भी समझ सकते हैं कि समय घट रहा है तो जंगलीपन बढ़ रहा है। उल्टा भी समझ सकते हैं कि समय घट तो नहीं सकता है ना, समय तो बढ़ता ही है हमेशा, तो इसलिए घटने वाला बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ टाइम को बढ़ाने वाला बात करेंगे। समय बढ़ रहा है तो जंगलीपन घट रहा है, तो इसमें आदमी ठीक हो गया है। इसमें तो ये वाला जो है ग्राफ, इसमें तो फिर भी कि समय इसमें थोड़ा कम जंगली है, इस ग्राफ में तो 100% जंगली है। अब ये ग्राफ देखिए, अभी जो बताने वाले हैं, इस ग्राफ में देखिए एकदम धमाकेदार है ये वाला ग्राफ, देखिए इस टाइप का, ये लीजिए। इस ग्राफ में देखिए पहले से, ये देखिए समय, अभी समय तो यहाँ पर 0 है, समय 0 है, उसके बावजूद भी ये पहले से ही थोड़ा जंगली है। ध्यान दीजिए, जंगली ऐसे बढ़ता है ना इधर, तो समय अभी यहाँ पर समय कितना है, 0, लेकिन देखिए समय 0 पे भी ये ज्यादा जंगली है, मतलब इसके अंदर पहले से ही जंगली का कैरेक्टर है। टाइम 0 है तब भी ये पहले से ही जंगली है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर जैसे समय बढ़ रहा है तो अब समय के साथ वो देखिए ज़्यादा जंगली होता जा रहा है। अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टाइम इतना हुआ है, थोड़ा ही हुआ है टाइम, लेकिन देखिए इतना जंगली हो रहा है। यहाँ पर देखिए टाइम थोड़ा ही हुआ लेकिन इतना बड़ा, इतना ज़्यादा जंगली है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही इसके अंदर कैरेक्टर था, वो जंगली है, पहले से ही उसके अंदर कैरेक्टर था कि वो जंगली है। और समय और बढ़ रहा है तो और बड़ा जंगली आदमी बनते जा रहा है वो, समझ गया ना। तो ये आपको बताया गया ताकि आप, जंगली मतलब उसको बोलते हैं कि जो जंगल में रहता है, मतलब कोई इंसान रहता है ना ऐसा कि जो इंसान हो के भी जानवर के जैसा बिहेवियर करता है, समझ रहे होंगे आप, उसका एटीट्यूड, उसका बात करने का तरीका, बहुत लोग होता है ऐसा, है ना। किसी को हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं लेकिन मजा आता है बोलने में, खैर तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको ग्राफ, ये बस आपको समझाने के लिए बताया गया, क्लियर है ना। तो ये सारा ग्राफ अलग अलग है और यही चारों ग्राफ से अभी हम लोग को किसमें, मेटल के बारे पढ़ना है, मेटल के बाद प्योर मेटल के बारे पढ़ना है, प्योर मेटल के बाद हम लोग को पढ़ना है सेमीकंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। हम थोड़ा ना यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये जो अभी आप ये वाला ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ होता है मेटल के लिए, ये ग्राफ होता है मेटल के लिए। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये वाला ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ होता है प्योर मेटल के लिए, ये ग्राफ होता है प्योर मेटल के लिए। अभी समझाएंगे आपको। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये होता है आपका इसके लिए सेमीकंडक्टर, ये होता है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। और ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये होता है इसके लिए, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना ये वाला इसके लिए होता है, क्या बोलते हैं उसको, एलॉयज के लिए, एलॉय भी पढ़ना है, एलॉयज के लिए होता है। आइए अब समझते हैं कि ये चारों, समझ गया ना, चारों ग्राफ हम समझा दिए आपको। अब समझते हैं कि कैसे होता है, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेटल से, फिर प्योर मेटल, फिर एलॉय, सेमीकंडक्टर, ऐसे जाएंगे, ठीक है। और एक और है इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ना है, ठीक है, उसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। समझ गए होंगे ग्राफ समझना बहुत जरूरी था भाई इस टॉपिक के लिए, ओके। आइए गाइस, तो हम लोग अभी मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मेटल जो होता है, मेटल्स होता है, मेटल्स का जो आपका ये होता है रेजिस्टिविटी है ना, यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है। पहले ना आपको समझा देते हैं कि एक्चुअल बात क्या है, फिर बात करेंगे, ओके। तो जो मेटल होता है, मेटल का ग्राफ अभी हम बनाए थे, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ से शुरुआत नहीं करते, पहले मेटल के बारे में बताते हैं। मेटल मतलब कि हम यहाँ पर प्योर मेटल को नहीं बात कर रहे। आप बोलिएगा सर प्योर मेटल क्या होता है, किताब में तो प्योर मेटल इसको मिला के बताया, मिला के नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखते हैं सबसे पहले मेटल का जो मेटल है क्या, पहले सबसे पहले इस फॉर्मूला से देखते हैं। सबसे पहले जो N होता है
उसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब जो मेटल होता है ना, मेटल में ये कंडक्टर इस टाइप से होता है, देखिए ये मेटल्स में कंडक्टर ऐसे होता है, और जो मेटल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट बोलने का मतलब ये है कि आप टेम्परेचर को कुछ भी कर दीजिए, कितना भी चेंज कर दीजिए, जो n का वैल्यू है वो कभी नहीं बदलेगा, n का वैल्यू जितना है उतना ही रहेगा, n विल बी कांस्टेंट। किसके लिए बता रहे हैं हम? मेटल्स के लिए, कि n का वैल्यू मेटल्स के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है, ओके। तो हम जब बात करेंगे रेजिस्टिविटी का मतलब होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो n अगर कांस्टेंट है तो m तो कांस्टेंट है ही, e भी कांस्टेंट है ही, बचा यहां पर कौन? टाउ। तो ये m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट है बोल दिया आपको। अभी हम बताएं मेटल का बात करें तो n को, अब क्यों होता है भाई? उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन वो पहले ही बहुत मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, पहले ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब आप इसको अगर हीट कीजिएगा, हीट करने का मतलब ये है, देखिए इस टॉपिक का नाम ही है टेम्परेचर डिपेंडेंस। हीट करने का मतलब ये है कि आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, हमेशा आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने के बारे में सोचना है। अब बहुत लोग पूछता है कि टेम्परेचर सर आप इंक्रीज ही क्यों कीजिएगा, डिक्रीज क्यों नहीं? तो डिक्रीज करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जब वायर को यूज करते हैं तो टेम्परेचर हमेशा उसका बढ़ता है वायर का, वायर ठंडा थोड़ी होता है, वायर हमेशा गर्म होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो एन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एन को जितना फ्री होना था वो हो चुका है। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, उसको जितना फ्री होना था वो हो चुका है भाई। अब एन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ये बात हम आपको बताएं मेटल के लिए, मतलब मेटल के लिए एन कांस्टेंट होता है, प्योर मेटल के लिए भी एन कांस्टेंट होता है, प्योर मेटल के लिए भी, ठीक है, ओके। तो यानी कि बचा सिर्फ टाउ। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, हम किसी एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये मेटल आयन, इसको प्लस को क्या बोलते हैं? इस प्लस का नाम बता देते हैं, मेटल आयन बोलते हैं इसको, इस प्लस को बोलते हैं मेटल आयन, जिससे इलेक्ट्रॉन टकराता है, आपको पता होगा ये बात। तो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल आयन से जाके टक्कर खाने वाला था। अब क्या किए कि आप यहाँ नीचे से इसको टेम्परेचर, मतलब बाहर का टेम्परेचर अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ टेम्परेचर फ्लो हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिला, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन अब ऐसे जिग मतलब और तेजी से इससे टकराने जाएगा, और इससे टकराने के बाद यहाँ पर जो मेटल आयन है उससे भी इलेक्ट्रॉन और तेजी से टकराएगा। तो आप ये सोचिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी आ रहा है, और उस थर्मल एनर्जी से कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन और तेजी से जा जाकर एकदम बहुत हड़बड़ा करके और टकरा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? तो उसके कारण जो इसको यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा था टाउ 1, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में टाइम लग रहा था टाउ 2, तो ये टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, ये सबको ही तो ऐड करके और एवरेज टाइम आता है ना, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, ये सारे को जोड़ के ही टाउ आता है ना। तो ये टाउ अब उसको क्या लगेगा? ये टाउ उसको क्या लगेगा? अब कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? अरे भाई क्योंकि वो जल्दी जल्दी चल रहा है ना, जल्दी चल रहा है, तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब उसका स्पीड का वैल्यू ज़्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा, स्पीड और टाइम इनवर्सली होता है ना, तो अगर उसका स्पीड बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का तो उसको समय कम लगेगा। क्लियर है? स्पीड क्यों बढ़ा? स्पीड इसलिए बढ़ा, स्पीड बढ़ा नहीं, मतलब ये बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ गया, ठीक है, जल्दी जल्दी टक्कर खाने लगा। तो ये चीज़ जो है ना एकदम रैपिडली होता है, लीनियर होता है, मतलब कि लीनियरली ग्राफ बढ़ता है, मतलब कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तुरंत ही, मतलब थोड़ा सा समय लगता है लेकिन तुरंत ही ये जो टाइम है वो घट जाता है। कैसे घटता है हम यहाँ लिख देते हैं उसके बारे में, ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं यहाँ पर, जो आपको थ्योरी बताया ना वो सारा लिखते हैं यहाँ पर, है ना। एज वी इंक्रीज टेम्परेचर जैसे ही एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, दी रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी कहाँ से आ गया? रेजिस्टिविटी नहीं भाई, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे ही क्या होता है, यहाँ लिखते हैं हम, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, एक टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टाउ एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, फिर पूरा स्टोरी, दी वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। वाइब्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन हड़बड़ी में इधर उधर जाने लगता है, एकदम ऐसे चलने लगता है, एंड वाइब्रेशन मतलब ऐसे चल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन कोलिजन इंक्रीजेस, कोलिजन भी जल्दी होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन टक्कर खाएगा, जल्दी टकराएगा। कोलिजन बढ़ने से क्या होगा?
कोलिजन बढ़ने से ये होगा कि अच्छा कोलिजन जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और उसका मतलब कि स्पीड में भी असर आ रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो कोलिजन बढ़ने के कारण जो उसको टाइम कम लगेगा वो क्लियर है ना, हाँ। एंड टाउ डिक्रीजेस, एंड टाउ डिक्रीजेस। तो टाइम अगर डिक्रीज कर रहा है यानी कि टाउ अगर डिक्रीज कर रहा है तो उससे रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, रेजिस्टिविटी और टाउ कैसा है इनवर्सली, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस बिकम्स हाई, मतलब मेटल के केस में अच्छा रेजिस्टेंस हाई हो गया, रेजिस्टेंस हाई हो गया। और अभी आप एक फॉर्मूला पढ़े थे कि सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई रेजिस्टिविटी। तो अगर रेजिस्टिविटी आपका इसका हाई हो रहा है तो कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, कंडक्टिविटी कम होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब कि कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन अच्छा से फ्लो नहीं हो पाएगा, मतलब आप मेटल्स को ज़्यादा हीट नहीं कीजिएगा। ये बात हुआ मेटल्स के बारे में। अभी हम प्योर मेटल का बात नहीं कर रहे हैं, प्योर मेटल और मेटल में अलग चीज़ बनता है। अभी आपको मेटल का हम यहाँ पर ग्राफ बना के दिखा देते हैं। आइए इस तरफ ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये जो डिस्कशन हुआ इसके बेसिस पे ग्राफ मेटल का बनाते हैं। ये फॉर्मूला भी मिटा देंगे, मेटल्स का ग्राफ यहाँ बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन बहुत सारा मेटल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये तो स्ट्रेट लाइन हुआ ना, ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। इधर हम लोग लेते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों को लेकर चलेंगे, क्योंकि दोनों पे सेम असर पड़ता है ना, जो रेजिस्टिविटी पे असर वही रेजिस्टेंस पे असर, ठीक। और यहाँ पर हम लोग लेते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम लोग इस तरफ बढ़ाएं, इधर टेम्परेचर, और इस तरफ क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस। देखिए एकदम लीनियरली बढ़ेगा। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए हुआ, मेटल्स के लिए हुआ। मेटल्स में ऐसा होता है, मतलब ये वो जो ग्राफ जंगली आदमी का उस टाइप का, समझ में आया ना, क्लियर है ना एकदम कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ पर बता दिए और यहाँ पर थ्योरी लिख दिया, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं प्योर मेटल के ऊपर। आइए प्योर मेटल, समझ में आ रहा है ना एकदम जोरदार। चलिए प्योर मेटल पे आते हैं। आगे देखिए किताब में जो मेटल और प्योर मेटल है दोनों को एक साथ कंबाइन करके समझाया, हम वैसा नहीं कर रहे हैं। प्योर मेटल का हम अलग बना रहे हैं, क्योंकि देखिए जो प्योर मेटल होता है ना, प्योर मेटल जैसे प्योर मेटल क्या है पहले तो क्लास आज का उसी के ऊपर बेस्ड है कि जो प्योर मेटल होता है ना उसको हम लोग घर में यूज़ करते हैं। बोले घर में कहाँ, तो घर में आप जो वायर यूज़ कर रहे हैं ना, कॉपर एल्यूमिनियम का यूज़ कर रहे हैं, और कॉपर एल्यूमिनियम क्या है, प्योर मेटल। तो प्योर मेटल एक बहुत ही अलग चीज़ है, प्योर मेटल को ही हम लोग घर में यूज़ करते हैं, है ना। कॉपर एल्यूमिनियम यही सब को हम लोग यूज करते हैं बिकॉज दे आर प्योर मेटल्स। तो प्योर मेटल्स का जो बिहेवियर होता है वो नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर का मतलब ये है कि आप जैसे ही टेम्परेचर दीजिएगा, जैसे इसमें क्या हुआ, अभी इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना था, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये कि जैसे ही आप टेम्परेचर दिए वैसे ही आपका जो टाउ है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के चलने का समय है वो कम हो गया। और कम होने की वजह से क्या हुआ, कम होने का टाइम कम होने से क्या हुआ, आप खुद बताइए। समय जब वहां कम हुआ, जैसे ही वहां पर इलेक्ट्रॉन को जो चलने में समय है वो कम लगा, वैसे ही उसका रेजिस्टिविटी बढ़ गया। क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होता है वो टाइम, यानी कि जो रेजिस्टिविटी का फिर से यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख के ही चलेंगे, रो इज इक्वल्स टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये रो और टाउ कैसा था, इन्वर्सली था, इन्वर्सली था। तो इन्वर्सली होने के कारण जो एक्सप्लेनेशन आपको दिए क्लियर होगा। तो ये जैसे ही ये बढ़ा तो वैसे ही ये जैसे ही ये घटा तो वैसे ही ये बढ़ गया, और ग्राफ उसी हिसाब से बना। तो उसमें तुरंत होता है ये चीज, मतलब आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे ही टाइम ज्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत ये घटता है, और ये तुरंत घटता है तो ये तुरंत बढ़ता है, और ये तुरंत बढ़ता है। इसलिए ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन बनता है। मेटल के बारे बता रहे, जितना भी मेटल्स आप जानते हैं, कुछ प्योर मेटल्स होता है जिसमें ये चीज नहीं होता है। मतलब यहाँ जो अभी आप ग्राफ पढ़ रहे थे वो कैसा था, लीनियर ग्राफ था, यहाँ लिख देते हैं ना, जो आप ग्राफ पढ़ रहे थे अभी लीनियर ग्राफ था। लीनियर ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। अभी आप समझ गए, ये सारा कहानी था आपका किसके लिए, मेटल के लिए। अब हम लोग जो दूसरा पॉइंट बात करने वाले हैं वो है प्योर मेटल का। प्योर मेटल जो आपको घर में होता है, मतलब जो आपको घर में जिसको आप यूज कर रहे हैं, प्योर मेटल्स, ठीक है। आइए प्योर मेटल के बारे में बात करते हैं। तो प्योर मेटल के बारे में बात करने के लिए पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, इसी फॉर्मूला से डिस्कशन होगा। तो पहले फिर से हम लोग वही करेंगे कि एक कंडक्टर है मेरे पास, एक वही पुराना कंडक्टर, और इस कंडक्टर में बाहर से अंदर की तरफ टेम्परेचर फ्लो होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जाके इससे टकराएगा, फिर टकराएगा जाके, है ना। ऑब्वियसली इसको एनर्जी, वही सेम चीज़ होगा यहाँ पर कि हम लोग क्या करेंगे कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। इसका थ्योरी सेम इस मेटल के ही जैसा होगा, लेकिन एक फ़र्क क्या होगा, इसमें ग्राफ इसका थोड़ा नॉन लीनियर, मतलब ये चीज़ तुरंत नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाएं आप, टेम्परेचर बढ़ाने के कुछ टाइम बाद, टेम्परेचर बढ़ाने के कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ना, प्योर मेटल के केस में, प्योर मेटल के केस में जो आपका रिलैक्सेशन टाइम होगा वो क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन, यहाँ लिख देते चलिए हम, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में जो कोलिजन है, इलेक्ट्रॉन्स में जो कोलिजन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा।
और इसका इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, इसका कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से जो आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो कम लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी 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 चलेगा, तो जल्दी जल्दी चलेगा तो उसको समय कम लगेगा। ठीक है, समय कम लगेगा मतलब एवरेज, ये टाइम कौन सा जान रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक पूरा पूरा जर्नी का जो टाइम होता है वो हम लोग लिखते हैं इसको टाउ, तो ये टाउ उसको कम लगेगा। ठीक है, टाउ इलेक्ट्रॉन को कम लगने वाला है, बहुत बढ़िया, टाउ इलेक्ट्रॉन को कम लगने वाला है। देखिए हम लोग इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, आइए लिखते हैं, तो ये टाउ कम लगेगा तो जो एन है, एन का मतलब है आपका ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एन तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, एन तो आपका कांस्टेंट होता है, अभी बताया था ना मेटल या प्योर मेटल के लिए जो एन का वैल्यू होता है ये वाला एन, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो टाउ कम होगा तो रो क्या होगा, टाउ कम होगा तो रो पे क्या असर पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं, टाउ कम होने से रो क्या होगा, रो क्या होगा यहाँ लिखते, चलिए यहीं लिखते हैं, रो होगा आपका बढ़ जाएगा, तो रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना इधर, रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, हाँ जो खूबसूरती से दिख रहा है, रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना ये बात, रो बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ, यहाँ लिख देते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ने से जो आपका कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गया मतलब कि सिग्मा डिक्रीज हो गया, मतलब कि करंट का फ्लो कम हो गया। अब सुनिए, अब हम लोग घर में, अच्छा इसका एग्जांपल क्या होगा प्योर मेटल का, हम लिख देते हैं कॉपर एल्यूमिनियम। अब हम लोग घर में ये कॉपर एल्यूमिनियम ही क्यों यूज करते हैं, प्योर मेटल ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्योर मेटल जब हीट होता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसका टेम्परेचर तुरंत बढ़ जाता है, मतलब टेम्परेचर उसको जब वो हीट होता है ना, देखिए ये चीज हो रहा है प्योर मेटल में भी कि जैसे ही प्योर मेटल गर्म हो रहा है, जो आप कॉपर का वायर घर में यूज कर रहे हैं वो जैसे ही गर्म हो रहा है तो उसमें भी जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो हाई हो रहा है, इससे नुकसान है ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी हाई होगा तो जो करंट का फ्लो है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी हाई होगा तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, जो कि एक नुकसान है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो लेकिन जो आपका प्योर मेटल है उसके केस में प्योर मेटल ही क्यों यूज कर रहे हैं फिर हम लोग, जब हम लोग जान रहे हैं कि इसमें भी सेम वही चीज होगा जो मेटल में यूज होगा, तो प्योर मेटल को इतना इज्जत, प्योर क्या है सर प्योर मेटल में, तो जो प्योर मेटल होता है ना, प्योर मेटल में जो ये काम हो रहा है इसमें कुछ समय लग रहा है, ऐसा नहीं हो कि आप टेम्परेचर बढ़ाए तुरंत ये हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। पिछला जो मेटल पढ़े थे उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से तुरंत ये चीज हो रहा था, बट इसमें वैसा नहीं हो रहा है। अब आप कंपेयर कीजिए, ग्राफ अभी बनाएंगे तो और एकदम क्लियर होगा, इसलिए आपको वो जंगली उंगली वाला ग्राफ बताएगा। इसका देखिए ग्राफ से समझ में आएगा, इधर रेजिस्टिविटी ले रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और ये ग्राफ हम किसका बना रहे हैं, कॉपर का बना रहे हैं, सीयू का। कॉपर एक प्योर मेटल होता है, तो ये ग्राफ जो बनाया जा रहा है कॉपर का, सीयू का है ना, कॉपर का ग्राफ बनाया जा रहा है ये, ठीक है, कॉपर का। देखिए ये इधर हम ले रहे हैं रेजिस्टेंस और इधर ले रहे हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर इस तरफ बढ़ेगा ऑब्वियसली और इस तरफ ये बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, थोड़ा सा कर्व होगा। जैसे आपको जो वो आदमी का देखिए यहाँ पर कितना देखिए ना कर्व हुआ ना, आखिर इतना होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, बस झुक गया। वो आदमी का जो ग्राफ आपको हम बना के दिखाए थे ना, जंगली आदमी का, एक और टाइप का जंगली आदमी होता है ना जो कि उतना जंगली नहीं होता है, समय के साथ उतना जंगली नहीं रहता है, तो ये वाला ग्राफ हुआ उसको, उसी सेकंड जो ग्राफ जंगली आदमी का बनाया था, ये उतना जंगली नहीं है। तो इसीलिए प्योर मेटल को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी तुरंत नहीं बढ़ता है, कुछ समय लगता है, कुछ समय लगा, इसलिए ग्राफ इसका ऐसे कर्व टाइप का है। और पिछले वाला जो मेटल था उसका स्ट्रेट लाइन था, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी तुरंत बढ़ रहा था। अभी गेटिंग ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, समझ में आएगा आपको ये पूरा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम इसका एग्जांपल हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपका इसका एलॉय का, ठीक है। आइए एलॉय के ऊपर बात करते हैं, एलॉय बड़ा जबरदस्त है। आइए हम लोग बात करते हैं अब एलॉय का, ठीक है। हम लोग अब बात करने वाले तीसरा बात जो कि है आपका एलॉय के ऊपर, एलॉयज। अब देखिए एलॉय आप उस किसको बोलते हैं जो मेटल और नॉन मेटल या फिर मेटल मेटल ये सब का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल और मेटल, दो अलग अलग मेटल का मिक्सचर को एलॉय बोलते हैं, बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल फेमस, दो एग्जाम्पल के हम बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल हम लेंगे नाइक्रोम का। नाइक्रोम देखिए, अब ये जो नाइक्रोम है, ये नाइक्रोम एक एलॉय होता है, और एक और एलॉय होता है मैंगनीन। मैंगनीन पता नहीं इसका स्पेलिंग क्या होता है, मैंगनीन एक एलॉय होता है, आप देख लीजिएगा है ना, मैंगनीन, MANGIN, मैंगानीन है ना, पता नहीं क्या स्पेलिंग होता है, हम चेक कर लेते हैं एक बार स्पेलिंग इसका, मैंगनीन। ये भी एलॉय थोड़ा GANIN होगा ना, GANIN, मैंगनीन। ये जो होता है ना मैंगनीन, ये भी एक एलॉय है और नाइक्रोम भी एक एलॉय है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ये जो एलॉय होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर, टॉपिक का नाम क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस।
इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है ये, मतलब इसको टेम्परेचर से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज करने से इस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका तो बात ही नहीं करेंगे हम बात किससे करेंगे, नाइक्रोम का। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ समय बाद डिपेंड करता है। याद कीजिए, एक ग्राफ हम जंगली आदमी का बनाए थे, एक ग्राफ हम जंगली का इस टाइप का बनाए थे, देखिए ये देखिए, जंगली का एक ग्राफ हम बनाए थे, आपको दिखाए थे ये ग्राफ बना के, देखिए इस टाइप का ग्राफ था, इस तरफ था जंगली आदमी और इस तरफ था टाइम। वो पहले से ही कुछ न पहले से ही जंगली था, उसका कैरेक्टर था कि पहले से ही जंगली है, फिर और जंगली बाद में समय के साथ हो रहा था, मतलब पहले से ही, मतलब ये जो एलॉय है इसमें पहले से ही इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको करंट को रोकना ही रोकना है, इसका खून में ये समाया हुआ है, ये करंट को फ्लो होने से रोकेगा ही रोकेगा। मतलब इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है, देखिए ध्यान से देखिए, ग्राफ से एकदम क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, एकदम ग्राफ से देखिए, जो एलॉय होता है उसका ग्राफ एकदम जबरदस्त, देखिए यहाँ पर, इधर हम लोग लेंगे रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस, ठीक है, और इस तरफ हम लोग टेम्परेचर को लेंगे। इस एलॉय के पास पहले से ही एक, मतलब ये खूबी होता है, यहाँ पर लिख देते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, पहले से ही एक कैरेक्टर होता है इसके पास कि वो करंट को रोकेगा। ये देखिए इसके पास पहले से ही कैरेक्टर है और इसका ग्राफ ऐसा होता है, मतलब इसके अंदर पहले से ही रेजिस्टिविटी कुछ ना कुछ होता है, और फिर आप टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इसका रेजिस्टिविटी और बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग एलॉय मतलब नाइक्रोम को कहीं यूज नहीं करते हैं। हाँ, कहाँ यूज करते हैं नाइक्रोम को, कहाँ यूज करते हैं, हीटिंग एलिमेंट में, हीटिंग एलिमेंट जैसे कि टोस्टर में, आयरन में, है ना, आयरन जो घर में आप यूज करते हैं, या फिर टोस्टर में, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है, ये सब में यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग वो सब में तो चाहते ही हैं कि वो गर्म रहे। और देखिए इसमें इसलिए पहले से ही, क्योंकि खासियत होता है कि पहले से ही इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी हाई रहता है, तो इसको भाई तो एक गजब ही हो गया है, तो एलॉय समझ रहे हैं ना, तो एलॉय भाई एकदम अलग है, सबसे हटके एकदम एलॉय, ठीक है। तो एलॉय को हम लोग यूज करते हैं सिर्फ ये सब में, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही कैरेक्टरिस्टिक है, ये करंट को रोकेगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर लिखते हैं कि इट ऑलरेडी हैज सम रिसीडुअल रेजिस्टिविटी, मतलब इसके पास पहले से ही कुछ बचा हुआ रेजिस्टिविटी होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये कब होता है, मतलब इसके पास पहले से ही, मान लीजिए टेम्परेचर 0 केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक भी टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो एक भी नहीं है ना, एकदम 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री अगर टेम्परेचर को आप लीजिएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी, एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस पे भी इसके पास रेजिस्टिविटी होगा। आप यहां पर बोल रहे हैं, देखिए ना, यहां पर टेम्परेचर को हम क्या बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं टेम्परेचर को, उसके बावजूद इसके पास 0 पे भी रेजिस्टिविटी है, और आप फिर 0 से आगे बढ़िएगा तो इसका रेजिस्टिविटी और बढ़ेगा। मतलब इसके अंदर पहले ही कैरेक्टर होता है एलॉय में कि हम करंट को रोकेंगे, और आप टेम्परेचर बढ़ाएगा तो बोलेगा हम और रोकेंगे। मतलब इसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी इसका। हाँ, उसके इतना नहीं होता है, मतलब जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर का जो 10⁻³ होता है उसके इतना नहीं होता, लेकिन इसका हाई होता है, क्योंकि इसके पास पहले से ही कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होता है। तो इसके बारे में आइए हम लोग थ्योरी लिखते हैं, ठीक है, पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फिर इसका भी हम लोग थ्योरी लिखते हैं अभी 2-3 लाइन, उसके बाद इसका ग्राफ तो समझ गए होंगे आप, एकदम क्लियर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेसिडुअल रेजिस्टिविटी इसके पास पहले से होता है। अच्छा, यहाँ पर ये सब जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो ग्राफ बना रहे हैं किसका बना रहे हैं, नाइक्रोम का भाई, नाइक्रोम का। और ये भी जो बात लिखे हैं किसके बारे लिखे हैं, नाइक्रोम के ही बारे, नाइक्रोम के ही बारे सारा बात करें, क्लियर कर रहे हैं हम आपको, क्योंकि जो मैंगनीन है उसका तो टेम्परेचर से डिपेंडेंट नहीं है भाई, तो उसका ग्राफ भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। टॉपिक का नाम है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है वो, तो उसका ग्राफ क्यों बनाएंगे, हम लोग नाइक्रोम का ग्राफ बनाएंगे। क्लियर है, हाँ, क्योंकि नाइक्रोम ही ऐसा है जो टेम्परेचर पे कम से कम डिपेंड तो कर रहा है। हाँ, कुछ देर तक वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, देखिए कुछ देर तक तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कुछ देर बाद जब आप टेम्परेचर पे वो डिपेंड करना है, यहाँ से वो है टेम्परेचर पे डिपेंड करना शुरू हुआ। डेटा याद रखने की जरूरत है, डेटा भी दिया हुआ किताब में, डेटा मत याद रखिए, ऐसे सिंपल समझिए, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा दो लाइन इसके बारे में लिखेंगे और, है ना, उसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर को साथ में ही पढ़ना है, और उसके बाद फिर बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, और उसके बाद न्यूमेरिकल और फार्मूला के ऊपर भी डिस्कशन अभी करेंगे, ठीक है, फार्मूला नहीं है अभी तक। अब फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन में लिखिएगा, फाइनल कंक्लूजन, कि alloys have high resistivity, alloys have high resistivity, ठीक है।
और हाई रेजिस्टिविटी है, इसलिए एलॉय को हम लोग प्रीफर नहीं करते। कहाँ करते हो आपको बता दिया गया। इसका स्टोरी भी है एलॉय के बारे कि इसका रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ा, क्योंकि इसके अंदर तो पहले से इनहेरिटेड कैरेक्टर था। यहाँ से इसके पास कैरेक्टर वैसे ही होगा जैसे कि कैसे मेटल में और प्योर मेटल में हो रहा था, तो वैसे ही इसका भी स्टोरी है। प्योर मेटल और मेटल के जैसा भी जैसे ही इसका स्टोरी है कि अंदर का जो इसका मटेरियल था उसमें इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया वगैरह वगैरह, उसके बाद फिर इसका टाउ घटा, टाउ घटने से रो बढ़ गया, वही सेम चीज़ इसमें भी होगा। समझ गए होंगे, ग्राफ समझ गए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का। कमान जोरदार एकदम धमाकेदार। तो अब हम लोग को यहाँ पर जो बातें करनी है वो है सेमीकंडक्टर के बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं अब सेमीकंडक्टर के बारे में। चौथा बात जो हम लोगों को करना है वो है सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। हालांकि इंसुलेटर का बात तो करना ही नहीं चाहिए, दोनों को एक में ही डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलेटर का तो बात ही नहीं करना चाहिए भाई ना, सेमीकंडक्टर से उसको कंपेयर करना चाहिए। सेमीकंडक्टर का मतलब ही है छोटू कंडक्टर, मतलब कंडक्टर से थोड़ा छोटा। तो इसमें हम लोग, लेकिन फिर भी इसका बिहेवियर बहुत अलग है कंडक्टर से, कैसे बताएंगे अभी। खैर अच्छा, सेमीकंडक्टर के बारे में हम आपको, जैसे कंडक्टर में जो एन को कांस्टेंट बोल दिए थे, वैसे जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर्स, उसमें ये जो टाउ होता है यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये कांस्टेंट होता है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। और यही चीज़ कांस्टेंट किसके लिए नहीं होता था, कंडक्टर के लिए। उल्टा इसमें ये जो n होगा, n ये वेरिएबल होगा, इसमें ये n वेरिएबल होगा, इसमें उल्टा चीज़ होता है। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कितना घना है इलेक्ट्रॉन। मतलब अब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसका n पे असर पड़ेगा, लेकिन टाइम पे असर कोई नहीं पड़ेगा। ये सेमीकंडक्टर का एकदम उल्टा उसका। क्यों ऐसा होता है, तो इसके लिए आपके लिए पूरा चैप्टर है, ये आप पढ़िएगा एकदम डिटेल में इसके बारे। चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर, इसी के ऊपर बना ही है चैप्टर पूरा सेमीकंडक्टर, कि क्यों भाई ऐसा होता है कि जो सेमीकंडक्टर्स होता है, सेमीकंडक्टर्स में हम लोग टाउ को कांस्टेंट मानते हैं, क्यों ऐसा होता है। खैर चैप्टर 14 में उतना भी, मतलब इसके बारे, टाइम के बारे उतना नहीं पढ़ाया जाएगा, इस एन के बारे पढ़ाया जाएगा कि ये एन वेरिएबल कैसे होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है वो ऐसा होता है, इस टाइप का। ये सिलिकॉन जो होता है ना, उसका सेमीकंडक्टर होता है, इस टाइप का कुछ होता है। और जैसे ही आप इसको हीट दीजिएगा ना, तो ये जो सिलिकॉन है, इसका ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड बना होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन से सिलिकॉन का बॉन्ड बनता है, उसी को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये बॉन्ड टूट जाता है, तो बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्री होता है तो इसीलिए इसका जो n है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक जगह पे कितना इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू बढ़ता है। मतलब आप सेमीकंडक्टर को जब हीट करते हैं, समझिएगा, सेमीकंडक्टर को जब हीट करते हैं तो उसका एटम सही में टूटता है, लेकिन कंडक्टर को हीट करते हैं तो उसका एटम नहीं टूटता है। कंडक्टर यानी कि मेटल और प्योर मेटल को हीट करने से उसका n कांस्टेंट होता है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होना था वो हो चुका है, बट सेमीकंडक्टर में और फ्री होने के लिए तैयार होता है, तो इसलिए इसमें n का वैल्यू चेंज करता है टेम्परेचर बढ़ाने से। ओके, अब कैसे चेंज करता है, क्या असर पड़ता है, आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा उसके ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पर इस फॉर्मूला पे हम लोग ऑब्वियसली इसी फॉर्मूला से सारे जजमेंट करेंगे हम लोग। ये वाला रो इज इक्वल्स टू m/n² टाउ, इसी से जजमेंट करना है, बिल्कुल इसी से करना है। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में कोलिजन्स बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री भी होगा, है ना, नया इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। तो नया इलेक्ट्रॉन निकलने से जो n का वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये बढ़ जाएगा ना। अरे भाई इलेक्ट्रॉन देखिए, n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि n बढ़ रहा है, तो n कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ये वाला n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम अभी बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्री होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये n का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये n इंक्रीज करेगा, और ज़्यादा ही इंक्रीज करता है। तो इस n का इंक्रीज करने से क्या होगा, देखिए n और रो में कैसा रिलेशन है, यहाँ पर लिख देते हैं। n और रो में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का। n और रो कैसे है, इन्वर्सली। तो अगर आपका n बढ़ रहा है तो रो क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो घट जाएगा। और रेजिस्टिविटी घट जाएगा तो उससे रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। मतलब आप सेमीकंडक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा हीट कीजिएगा, सेमीकंडक्टर को हीट करने से फायदा होगा। हाँ, सेमीकंडक्टर गर्म हो रहा है तो फायदा है मेरे लिए, नुकसान नहीं है। लेकिन कंडक्टर गर्म हो रहा है तो नुकसान है, कैसे, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ एकदम उल्टा बनेगा, इसमें उल्टा चीज़ हो रहा है ना, देखिए, तो इसका ग्राफ भी उल्टा बनेगा। ये देखिए, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ये सब नहीं, देखिए इस तरफ हम लोग लेंगे रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस,
और इस तरफ हम लोग लेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी घट रहा है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं थ्योरी इसके बारे में। आइए थ्योरी लिखते हैं यहाँ पर, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री फ्रॉम शेल, इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री फ्रॉम शेल, कोलिजन उलिजन सब होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री फ्रॉम शेल। ये सबसे बड़ा बात है, मतलब कि इसमें से और इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री और इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना। और इलेक्ट्रॉन फ्री होने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ता है, उससे एन बढ़ता है, और एन बढ़ने से ये सारा स्टोरी होता है, एकदम जस्ट उल्टा अपोजिट होता है। समझ में आ रहा है? मेरी बात नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें ये बात याद रखना पड़ेगा कि इसको कांस्टेंट माने, ये वेरिएबल क्यों होता है वो समझाया गया आपको, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो इलेक्ट्रॉन और बढ़ता है इसमें। कंडक्टर में अगर आप हीट दीजिएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। कंडक्टर को अगर आप गर्म कीजिएगा तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही रहेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर को गर्म कीजिएगा तो नया नया इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन्स नया नया इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसके बारे में आपको पढ़ना है, कैसे निकलेगा, चैप्टर 14 में पढ़ना है कैसे निकलेगा। अभी बस एक्सेप्ट कर लीजिए कि कंडक्टर के जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं अपोजिट बिहेवियर ऑफ मेटल्स, अपोजिट टू मेटल, मेटल के उल्टा, अपोजिट टू मेटल्स। मेटल्स में जो ग्राफ बनता है उसका जस्ट उल्टा बन रहा है। ठीक है, मतलब इसको हीट करने से, गर्म करने से फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। सबसे एकदम जबरदस्त बात यार, सेमी कंडक्टर से लग रहा है कंडक्टर का छोटा भाई, मतलब उसी के जैसा, लेकिन छोटा भाई बहुत अलग है। अपोजिट टू मेटल, मेटल में मतलब कि प्योर मेटल दोनों का बात करें, मेटल प्योर मेटल दोनों का, ठीक है, दोनों के अपोजिट। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं, आइए, ये हो गया थर्ड चीज सेमी कंडक्टर। अब हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर के बारे में लिख देते हैं यहाँ पर, इंसुलेटर के बारे में चलिए यहाँ लिख देते हैं इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर्स जो होता है हाईएस्ट रेजिस्टिविटी होता है, हाईएस्ट रो होता है इसका। रूम टेम्परेचर सुने हैं? रूम टेम्परेचर तो बहुत कम टेम्परेचर होता है भाई। रूम टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टिविटी होता है 10⁻³ नियरली, मतलब 1000 ओम मीटर, 1000 ओम मीटर, 1000 समझ रहे हैं? ये लोग का तो 0.2 ओम इस टाइप का होता है, 0.2 इस टाइप का कुछ होता है, बहुत 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 कम होता है। और इनका 1000 ओम मीटर होता है, मतलब इसका रेजिस्टिविटी हाईएस्ट होता है, इसलिए इसका बात ही नहीं करना है, इसका तो बात ही नहीं करना है, इससे तो करंटे फ्लो नहीं होता, कहे इसका बात करेंगे। तो इंसुलेटर का कोई ग्राफ भी नहीं बनाना है, बस सिंपल याद रखना है इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, इसलिए इसको कहीं यूज नहीं करते हैं। रूम टेम्परेचर पे इतना हो जाता है 1000 ओम मीटर, पहले से इसका रेजिस्टिविटी एकदम खतरनाक, एकदम बहुत ज्यादा है। याद कीजिए अभी आप पढ़े थे एलॉय, तो एलॉय का जो रेजिस्टिविटी था वो हाई था, बट इतना ज्यादा नहीं था यार। एलॉय का जो था वो 0.2 ओम मीटर इस टाइप से रहता है, 0.2 ओम मीटर रहता है एलॉय का, लेकिन इसका तो 1000 ओम मीटर, मतलब इसका रेजिस्टिविटी पहले ही इतना ज्यादा है, 1000 समझते हैं, उतना ज्यादा है। तो अब इसका और क्या टेम्परेचर, क्या इसमें हीट कीजिएगा। पहली बात तो इंसुलेटर में करंटे फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, तो इसका इसलिए बात ही मत कीजिए, समझ गया ना? ठीक है, तो अब हम लोग को बात करना है किसके बारे, इलेक्ट्रोलाइट के बारे, है ना। चौथा चीज, पांचवा चीज एक और है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आइए इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, और फॉर्मूला का भी बात करेंगे अभी हम, ठीक है, फॉर्मूला बेसिस पे भी। देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, पांचवा चीज इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में वही चीज होगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट का हम आपको एकदम सिंपल बताते हैं, आराम से, एकदम आराम से इलेक्ट्रोलाइट का आराम से समझिए। इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा कोई नहीं होता, सिंपल होता है, मतलब बहुत सिंपल। देखिए समझिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोल रहे हैं पहले समझ लीजिए। देखिए जैसे कि ये पानी है, ठीक है, तो पानी में ये जो आप डालते हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रोड्स जो होगा ये एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होगा, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ये जो डुबा रहे हैं। और इसका जो सॉल्यूशन होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जिसको आप पानी में डिजोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या होता है ना, जैसे आप देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ये जो है ना, इसको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसी में इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक्चुअली क्या होता है, ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसके अंदर जो डुबाते हैं उसको, मतलब ये जो सॉल्यूशन में जो घुला हुआ चीज़ है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब देखिए, आप जब यहाँ पर मान लीजिए पानी है, और पानी में आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो जो पानी होता है उसको आप बोलते हैं सॉल्वेंट, पानी को आप बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो आप इसमें डिजोल्व करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट।
तो ये जो पानी है और जो HCl है दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है और यहाँ पर एक सर्किट कंप्लीट होता है, एक सर्किट होता है। तो इस सर्किट से करंट फ्लो करता है। मतलब करंट मतलब इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा चीज है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट एक टाइप का पानी होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसके थ्रू करंट पास कर सकता है। ये पता होगा आपको, 10th में भी पढ़ाया गया है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जो डाल रहे हैं हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं, HCl जो डाल रहे हैं, और वो किसके साथ घुल जा रहा है? पानी के साथ। तो मतलब सॉल्वेंट बोल रहे हैं वाटर को, H2O को, और जो आप डाल रहे हैं सॉल्यूट उसको आप HCl बोल रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये H और Cl यानी कि ये दोनों जो सॉल्यूट है, ये दोनों सॉल्यूट H प्लस Cl माइनस, ये सॉल्यूट्स हुआ ना, तो इनके बीच में भी तो बॉन्ड होगा, बॉन्ड होगा ना इसके बीच में, ठीक है। तो जैसे ही, अच्छा यहाँ पर खाली आप HCl एक मॉलिक्यूल तो नहीं, इसका तो बहुत सारा मॉलिक्यूल डाल रहे हैं HCl का, तो HCl का भीड़ होगा यहाँ पर। तो वो सारा HCl को आप क्या बोलेगा? जो भी HCl आप जितना भी अमाउंट इसका डालिएगा उसको आप क्या बोलेगा? सॉल्यूट। तो ये जो सॉल्यूट होगा, ये जितना भी सॉल्यूट है उससे वो बॉन्ड बनाएगा। और जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाइएगा नीचे से, इसका टेम्परेचर नीचे से ऐसे नहीं करते हम लोग, ऐसा नहीं कि इसको हीट करते हैं। बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए ज़्यादा 28 डिग्री, अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो बाहर के से अंदर की तरफ टेम्परेचर फ्लो होता है। और इस फ्लो के कारण ये इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ये वाला HCl है ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है HCl, इलेक्ट्रोलाइट, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है कि ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, है ना, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का बॉन्ड है, या फिर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों बॉन्ड बनाता है ना, मतलब HCl से भी बॉन्ड बनाएगा, और H2O और ये HCl, मतलब सॉल्यूट में भी बॉन्ड होता है, सॉल्वेंट में भी बॉन्ड होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बॉन्ड ब्रेक्स, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने से जो आयंस होता है वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, आयन फ्री हो जाएगा। तो आयंस अगर फ्री हो जाएगा, ब्रेक होता है, ये जो बॉन्ड होता है ना सॉल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज करने से, है ना, यहाँ लिख देते हैं टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ऐसा हुआ, बॉन्ड टूटा, और उस बॉन्ड ब्रेकडाउन की वजह से आयन फ्री हुआ। फ्री होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा कंडक्ट होगा या कम कंडक्ट होगा? आप खुद बताइए सोच के। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यहाँ बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? मेरे हिसाब से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो इंक्रीज करेगा, सही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहा है, हा? तो अब सोच के बताइए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है तो जो कंडक्शन है जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, तो जो कंडक्शन है यार वो बढ़ेगा, सही बात है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने से यहाँ पर जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है तो इसमें जो कंडक्टिविटी है यानी कि सिग्मा का वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमको फ्री होते हुए दिख रहा है। सिग्मा जो होता है वो रेजिस्टिविटी के इनवर्सली होता है, तो सिग्मा बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज। तो मतलब कि इसमें रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से। खैर इसका हम लोग ग्राफ नहीं बनाते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करते हैं, किताबों में भी ग्राफ नहीं दिया है इसका, तो नहीं प्लॉट करते हैं। और रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, मतलब ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अच्छा होता है यार। मतलब इसको अगर आप हीट कीजिएगा तो इसमें फायदा है इसमें जो करंट का फ्लो है वो अच्छा बनेगा। मतलब आप बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा रखिए और अंदर का कम रखिए, और हीट को फ्लो होने दीजिए, उससे जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगा, नुकसान नहीं होगा इसमें। कंडक्टर के केस में बस नुकसान होता है, मतलब मेटल और नॉन मेटल के केस में। इसका ग्राफ हम लोग नहीं बनाते, ठीक है, चलेगा इसका बिना ग्राफ, बाकी जितना ग्राफ्स बनवाएगा वो सब क्लियर है आपको। अब हम लोग थोड़ा फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं कि इस टॉपिक के रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं, अगर समय बचा से तो 1:10 हो चुका है, फिर भी हम लोग देखते हैं फॉर्मूला देखते हैं, तो फिर न्यूमेरिकल अगले बार जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट एपिसोड 7, उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो हम लोग अभी थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज बात करने वाले हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बात करेंगे। आइए बात करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो फार्मूला है उसके ऊपर हम लोग बात करेगा। देखिए फार्मूला जो है इस टॉपिक से रिलेटेड वो समझते हैं थोड़ा। देखिए ऐसे लिखे फार्मूला, T इज इक्वल्स टू, मतलब रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, R बराबर R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, एक ये फार्मूला है। एक ये भी है, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये दोनों फार्मूला है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अब समझिए, अब ये जो डेल्टा टी है इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, और ये अल्फा क्या है बताएंगे अभी आपको, ठीक है। देखिए दोनों को सिमिलर वे में लिखा गया, एकदम सिमिलर है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस पे असर होगा वही रेजिस्टिविटी पे असर होगा, रेजिस्टेंस पे जो असर होगा वही रेजिस्टिविटी पे असर होगा, इसीलिए फॉर्मूला सिमिलर लिखा गया है, ठीक है। अच्छा अल्फा क्या है, अल्फा के बारे में बताएंगे।
तो यहाँ पर अल्फा का मतलब ऐसे टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये जो नॉट लिखा है ना, ये इनिशियल का मतलब हो, इस नॉट का मतलब इनिशियल दिखा रहे हैं, इनिशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉट लिख रहे हैं। और इसको भी खोल के आप लिख सकते हैं, समझ गए ना, ऐसे लिखिएगा खोल करके। बाकी आप समझ गए होंगे, ये आर नॉट का मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो आर है इसका मतलब फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस। और इस अल्फा का मतलब होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये अल्फा का मतलब है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। आइए अल्फा के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, अल्फा के बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए इधर अल्फा के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं, अल्फा का यूनिट और ये सब, ठीक है। पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पर अल्फा को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, ये आर नॉट को हम अंदर भेज रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आर बराबर आर नॉट। अल्फा का मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और ये अल्फा का वैल्यू सवाल में आपको हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। आर नॉट गया, ये आर नॉट यहाँ जाएगा, प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं आर माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। फिर यहाँ से जब आप निकालिएगा डेल्टा टी मतलब नहीं, मतलब कि हाँ अल्फा निकालना है, डेल्टा टी नहीं निकालना है, अल्फा निकालना है, ठीक है। तो फिर ये अल्फा नीचे आएगा, सॉरी अल्फा को निकालना है तो अल्फा का यूनिट ये डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर नीचे आएगा, और इधर बचेगा अल्फा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ही होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हो जाएगा, और ये भी क्या होगा ओम। और ये जो आपका लिख रहा है टेम्परेचर, इसका होगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू अल्फा। तो ये डिग्री सेल्सियस ऊपर आ जाएगा, तो अल्फा का यूनिट आएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये अल्फा का यूनिट हुआ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये अल्फा का यूनिट हुआ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, दिख रहा होगा आपको कैमरा में, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये अल्फा का यूनिट हुआ, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर एक सवाल करना है, आइए जल्दी से क्वेश्चन इसके ऊपर सवाल करते हैं जल्दी से, बहुत समय नहीं बचा है, जल्दी से करते हैं। आइए सवाल करने से पहले ना एक चीज़ बताना हम भूल गए आपको, देखिए ध्यान से, ये अल्फा जो है वो तो टेम्परेचर का कोएफिशिएंट है ना, तो यानी कि टेम्परेचर के साथ है, हम आपको बोलना भी जस्ट बता रहे वाले थे, जो अल्फा है वो तो टेम्परेचर के साथ है, तो अल्फा जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ चलेगा, क्योंकि उसी को डिस्क्राइब कर रहा है वो। तो अल्फा के बारे आइए थोड़ा समझते हैं, एक बड़ा मज़ेदार बात, जो मेटल होता है ना, मेटल्स में जो आपका जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो रेजिस्टिविटी होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। टेम्परेचर को बढ़ाए तो रेजिस्टिविटी बढ़ा, मतलब जो अल्फा होगा वो टेम्परेचर के लिए क्या होगा, टेम्परेचर के लिए नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाएं तो ये भी बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से इस पर भी बढ़ा हुआ ही असर दिख रहा है, तो अल्फा इसलिए इसका पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब आप बात किए थे इसका सेमीकंडक्टर का, नहीं एलॉय नहीं, सेमीकंडक्टर का ही बात करते हैं। सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी उस पर क्या असर पड़ रहा है, रेजिस्टिविटी घट जा रहा है, मतलब सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होगा, क्योंकि आप टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी में उल्टा असर दिख रहा है, तो इसलिए नेगेटिव, ठीक है। अच्छा तीसरा चीज़ अगर बोले इसका इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो उससे रेजिस्टिविटी बढ़ गया, तो इसका अल्फा क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अल्फा को प्लस माइनस टेम्परेचर के हिसाब से बोल रहे हैं, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ रहा है, बढ़ा मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ा, तो मतलब डायरेक्टली का रिलेशन दिख रहा है, तो डायरेक्टली का रिलेशन दिख रहा है तो मतलब अल्फा का वैल्यू उस केस में पॉजिटिव होगा, और जब इन्वर्सली का रिलेशन दिखेगा तो अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है ना अल्फा के बारे में। इसमें आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा पॉजिटिव। इसमें इन्वर्सली दिख रहा है सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो जा रहा है, अल्फा नेगेटिव, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर बढ़ाए रेजिस्टिविटी बढ़ा तो अल्फा पॉजिटिव, ऐसे अल्फा डिसाइड करते हैं। क्लियर है ना। खैर अल्फा के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, अल्फा आपको सवाल में दिया रहेगा, ना दिया, अब कोई सवाल में नहीं दिया रहा तो, अगर कोई क्वेश्चन में नहीं दिया रहा तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर, है ना, तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनाते हैं आइए, जिसमें अल्फा दिया ही वर नहीं है, तब कैसे बनाइएगा आइए देखते हैं, ठीक है। बाकी आप तो नॉर्मल सवाल बना ही लीजिएगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं, वो मस्त है क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन देखिए गाइस, ये एनसीईआरटी का है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम इससे। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज दिस, मतलब बोला है कि एक प्लैटिनम वायर है,
उस प्लेटिनम वायर का एक इनिशियल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया है? आइस पॉइंट। आइस पॉइंट आपको टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है, क्योंकि टेम्परेचर को ही तो हम लोग चेंज करते हैं ना इस टॉपिक में। तो ये जो टेम्परेचर है ये कौन सा टेम्परेचर होगा? आइस पॉइंट बोल रहा है, तो ये कौन सा टेम्परेचर होगा? इनिशियल टेम्परेचर। तो आइस पॉइंट का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री। और उस वक्त रेजिस्टेंस कितना है, मतलब जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो कितना है? 5 ओम। बहुत बढ़िया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आगे बोला है ये एक डेटा हुआ, ठीक है, ये एक डेटा हुआ इनिशियल वाला, ये इनिशियल वाला डेटा हुआ, इनिशियल वाला डेटा हुआ, ठीक है। आगे बोला है एंड स्टीम पॉइंट इज 5.39 मोल, स्टीम पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे, मतलब कि टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, राइट, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे किसका? यहाँ पर बात करेंगे नया टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर स्टीम पॉइंट बोल रहा है ना, तो स्टीम पॉइंट का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम पॉइंट लिखा है तो स्टीम पॉइंट का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर कितना बोला है? टेम्परेचर यहाँ पर बोला है नया, नहीं रेजिस्टेंस जो नया बोला है, रेजिस्टेंस नया बोला है 5.39 ओम, है ना, ये नया रेजिस्टेंस हुआ। और ये कितना, कब का टेम्परेचर है? 100, मतलब जो नया टेम्परेचर। अच्छा, ये हुआ आपका, ये फाइनल नहीं हुआ, आगे भी लिखा है इज इंसर्टेड। अब बोला है कि व्हेन द थर्मोमीटर, उसी थर्मोमीटर को इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, एक गर्म बाथ में डुबा देते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज इतना, मतलब एक और डेटा यहाँ दिया है कि हम लोग अब क्या करते हैं, उसका रेजिस्टेंस को और चेंज करते हैं, और ये फाइनल हुआ, क्योंकि आगे तो और कुछ लिखा नहीं, यही फाइनल होगा। मतलब शुरुआत में रेजिस्टेंस इतना था, ये फाइनल था। बोलेगा सर ये बीच वाला क्या है? तो ये बीच वाला था, लेकिन फाइनल तो ये हुआ ना, फाइनली हम लोग जहां पहुंचाए तो वो ये फाइनल हुआ, ठीक है। तो ये फाइनल का वैल्यू दिया हुआ है 5.795 ओम, ठीक है। अच्छा, इस वक्त टेम्परेचर कितना है वही तो नहीं पता है, टेम्परेचर ऑफ द बाथ, फाइनल टेम्परेचर, फाइनली टेम्परेचर नहीं मालूम, बोला है ना भाई, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ, मतलब फाइनल टेम्परेचर। अब ये बनेगा कैसे? अच्छा हाँ, अल्फा का वैल्यू नहीं दिया हमको, बोले थे आपको अल्फा नहीं देगा, अल्फा नहीं दिया, ये टेम्परेचर बात बीच का है, ठीक है। तो अल्फा नहीं दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इन दो डेटा से जो अल्फा आएगा वही इन दो डेटा से भी अल्फा आएगा, करेक्ट? गलत। इन दो डेटा से जो अल्फा आएगा, इन दो डेटा से जो अल्फा आएगा वही इन दो डेटा से अल्फा आएगा। क्या मतलब सर इसका? आइए समझते हैं। सबसे पहले इन दो डेटा को हम लोग लेते हैं, पहले इसको भूल जाइए, इन दो डेटा को कंपेयर करते हैं, इससे अल्फा के बारे में सोचते हैं। अल्फा आप निकाल भी सकते हैं, इन दो डेटा को यूज करके अल्फा निकाल भी सकते हैं। हम लोग अल्फा को बिना निकाले सॉल्व करेंगे इस सवाल को, आइए, ठीक है। 3 तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम लोग अल्फा को बिना निकाले सॉल्व करेंगे। पहले जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे ये वाले के। तो अल्फा बराबर, हम लोग मतलब जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो पढ़े हैं, आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। आइए यहाँ से अल्फा निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ से जब आप अल्फा निकालिएगा, यहाँ से आर बराबर क्या लिख सकते हैं? आर नॉट, और इसको फिर लिख सकते हैं आप, ये आर नॉट को अंदर भेज देते हैं, तो ये आर नॉट यहाँ भी जाएगा प्लस आर नॉट यहाँ भी जाएगा, तो आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से फिर आप लिखिएगा आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू अल्फा। तो ये आपको अल्फा का फॉर्मूला मिला। पहले हम लोग अल्फा इन दोनों डेटा के लिए लिखते हैं, आइए इन दोनों के लिए देखिए कैसे लिखिएगा। इसके लिए अल्फा बराबर, ठीक है, ये मिटा देना, ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। अल्फा का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, अल्फा निकाल के दिखाएं आपको कैसे निकलता है अल्फा। अल्फा बराबर आर नॉट, इस समय का टेम्परेचर कितना है? 5, ओ आर कितना है फाइनल वाला, कितना है? 5.39 माइनस, फिर ये आर नॉट कितना है इनिशियल वाला? 5 अपॉन आर नॉट 5, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से यहाँ आने में टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर को आप क्या लिखिएगा? 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा फिर? माइनस होगा, ये हो जाएगा 0.39 अपॉन 500, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अल्फा आया, ये अल्फा इसका केस में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा अल्फा, हाँ। तो अल्फा देखिए यहाँ से आप वैल्यू निकल गया अल्फा का, बहुत बढ़िया। अब आपको पूछा, अल्फा तो नहीं पूछा आपको, देखिए अल्फा यहाँ से निकल गया फाइनली, ठीक है। आप बिना निकाले भी अल्फा को सॉल्व कर सकते थे, तो अल्फा हम लोग फाइनली निकाल लिए यहाँ से। अब सुनिएगा, अब आपसे पूछा है ये वाला टेम्परेचर, तो आप ये वाला टेम्परेचर निकालने के लिए इन दोनों डेटा को मत यूज कीजिएगा। याद कीजिए यहाँ पर हम लोग ये दोनों डेटा को यहाँ पुट किया ना, इन दोनों का मत पुट कीजिएगा, इन दोनों को पुट कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में तो टेम्परेचर 0 था, अभी जो टेम्परेचर वो निकालना है, बीच वाले से कोई मतलब नहीं आपको। मतलब आप इनिशियल टेम्परेचर हमेशा इसको मानिएगा, इसी को हमेशा इनिशियल मानिएगा। फाइनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल हमेशा इसी को मानना है, ये बात मानिए मेरा, ओके। इनिशियल हमेशा इसी को लेना है। इनिशियल डेटा जो है, जो आप यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल टेम्परेचर जो डाल रहे हैं, इनिशियल
टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस जो डाल रहे हैं वो यही वाला होगा, ये वाला ना मत लीजिएगा, ठीक है। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ से जब यहाँ पुट कीजिएगा जब, तो लिखिएगा वही सेम चीज़ में, चलिए यहीं पे पुट करते हैं, यहीं पर करते हैं। आइए, ये हुआ आपका अल्फा का वैल्यू। अब यहाँ पर अल्फा बराबर आर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है फाइनल, इसका फाइनल रेजिस्टेंस कितना है, इसका बात करें ना ये वाला डेटा का, तो इसका फाइनल रेजिस्टेंस है 5.795। अच्छा, माइनस इसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, ये नहीं, ये वाला, इसको इनिशियल डेटा मानना है 5 अपॉन, अच्छा इसका आर नॉट इनिशियल कितना है 5, और इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर वही तो नहीं मालूम है। चेंज इन टेम्परेचर को आप लिखिएगा, देखिए चेंज इन टेम्परेचर 0 से कितना हुआ है, इतना, तो मतलब कि टी फाइनल माइनस 0, और यही टी फाइनल निकालना है, तो इसको खाली आप टी फाइनल लिख दीजिए, समझ में आ रहा है ना, टी फाइनल लिख दीजिए सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर से देखिए आप अल्फा निकाल चुके हैं, तो इसको आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस कीजिएगा इसको तो हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो इसको हो जाएगा माइनस करके 0.795 अपॉन यहाँ पर कितना है 5t फाइनल। तो ये एक इक्वेशन आया था आपका, ये इक्वेशन निकला था वो वाले को यूज़ करके, तो इसको 1 मान लेते हैं। और ये जो अभी निकला इक्वेशन, ये अल्फा किससे निकल रहा है, इन दोनों डेटा को कंपेयर करके, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, क्यों आपको बता दिया हमेशा इसको इनिशियल मानिएगा। तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ये 1 और 2 दोनों अल्फा ही के बराबर, यहाँ से भी अल्फा वही आएगा, यहाँ से भी अल्फा वही आएगा, अब डाल के देख लीजिएगा। तो अब हमको ये टी फाइनल निकालना है ना, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अल्फा के बराबर है, और अल्फा तो प्लेटिनम का फिक्स होगा, किसी भी मटेरियल का अल्फा फिक्स होता है, ओके। तो यहाँ से अब एक 25 हो गया यार, तो यहाँ दोनों को इक्वेट जब हम लोग करेंगे, चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं ऊपर वाले को, तो दोनों को जब हम लोग इक्वेट करेंगे, आइए इक्वेट करते हैं, दोनों को इक्वेट जब करेंगे हम लोग दोनों अल्फा को, तो हो जाएगा 0.795 अपॉन 5t फाइनल बराबर 0.39 अपॉन 500, ठीक है। तो यहाँ से 5 × 5 500 टाइम में हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से t फाइनल बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा 0.795, ये टर्म नीचे 0.39, और ये 100 जो है इसके साथ जाएगा इंटू 100, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ एक और 100 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 3 जीरो आएगा, ये 3 जीरो और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा निकल के आ रहा है वो है टी फाइनल इज इक्वल्स टू, टेम्परेचर फाइनल इज इक्वल्स टू 795, और ये 1 जीरो तो 1 जीरो, और नीचे में कितना है 39। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कुछ आ जाएगा, आंसर कुछ आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। आंसर निकाल लीजिएगा डिवाइड करके, इसको हम बता देते हैं आपको आंसर कितना आता है। इसका आंसर आता है 23 दिया है गाइस। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक गड़बड़ी हो गया था क्वेश्चन में। यहाँ पर ये वाला जो टेम्परेचर है ना, ये वाला, ये 5.23 दिया हुआ है, ठीक है। किताब में ही मिसप्रिंट था 5.23, तो यहाँ पर होगा 0.23, ठीक है। किताब में ही एक मिसप्रिंट था, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.23, किताब में ही मिसप्रिंट था, है ना, एसएल अरोड़ा में 0.23, ठीक है। तो यहाँ पर भी 23 आएगा, तो फिर जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा, आंसर आपको बता देते हैं कैलकुलेटर से, आंसर इसका निकल के आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस डिवाइड करके इसको, ठीक है। इसको डिवाइड करके इतना आएगा। क्लियर है ना, आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। तो आज का क्लास आपको एकदम धमाकेदार समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग उसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 950 डिवाइड बाई 23, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो एसएल अरोड़ा में ये क्वेश्चन मिस्टेक दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एसएल अरोड़ा बुक में एसएल अरोड़ा बुक के एग्जाम्पल में इसमें मिस्टेक दिया है, हालांकि होता है मिसप्रिंट, है ना, बहुत बड़ा मिसप्रिंट है। तो आपको उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा। आगे जो आने वाला एपिसोड है उसको भी देखिए आप, बहुत मज़ेदार और जोरदार है, ठीक है। अच्छा, अब आपको हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।